दोस्तों जय हिंद जोहार। गुरुग्राम की गलियों में 10 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव जिसने कोर्ट पर अपनी रैकेट से तहलका मचाया, उसकी हत्या कर दी गई। और किसने? उसके अपने पिता ने। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये उस पुरुषवादी सोच की कहानी है जो सदियों से हमारी बेटियों की आजादी छीनती आई है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राधिका यादव सती प्रथा की और उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने इस सोच से जंग लड़ी। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन और क्यों एक पिता अपनी बेटी का कातिल बन गया। दोस्तों राधिका यादव 25 साल की एक टैलेंटेड टेनिस खिलाड़ी जो ITF में युगल रैंकिंग 113 अंकों तक पहुंची थी। चोट की वजह से टेनिस छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में वो बच्चों को टेनिस सिखाती थी। 10 जुलाई की सुबह जब राधिका अपनी रसोई में नाश्ता बना रही थी, उसके पिता दीपक यादव ने अपने 0.32 बोर रिवॉल्वर से उसके ऊपर 5 गोलियां दाग दी, जिसमें 4 गोलियां राधिका को लगी, 3 पीठ में, 1 कंधे में। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो बच न सकी। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया और उसका दावा सुनकर सब हैरान रह गए। दीपक ने कहा कि वो गांव वालों के तानों से तंग आ चुका था, जो कहते थे कि वे अपनी बेटी की कमाई पर पल रहा है। राधिका की सोशल मीडिया रील्स और एक म्यूजिक वीडियो कारवां को लेकर भी उसे आपत्ति थी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और मोड़ आता है। पुलिस को पता चला कि दीपक सालों से अपने गाँव वजीराबाद कह ही नहीं तो ताने सुनने का दावा कैसे, और वो खुद एक अमीर प्रॉपर्टी डीलर थे। फिर सवाल ये है असली वजह क्या थी। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बताया कि दीपक ने इस हत्या की प्लानिंग 3 दिन पहले से ही की थी। राधिका के भाई को बाहर भेजा, मां को कमरे में रखा और उनके पिटबुल कुत्ते को भी दूर रखा। राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसमें सिर्फ 69 फॉलोअर्स थे अचानक गायब हो गया। पुलिस अब राधिका के डिलीट हुए डेटा को रिकवर करने की कोशिश में जुट जाती है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ राधिका की कहानी नहीं है, ये उससे पुरुषवादी सोच की कहानी है जो हमारी बेटियों को खुलकर सांस लेने से रोकती है, और इस सोच की जड़ें बहुत पुरानी है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ राधिका की कहानी नहीं है, ये उस पुरुषवादी सोच की कहानी है जो हमारी बेटियों को खुलकर सांस लेने से रोकती है। राधिका की कहानी हमें एक दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराती है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पुरुषवादी सोच ने किसी की जिंदगी छीन ली। आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटे जहाँ सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी और देखें कि कैसे एक सोच ने औरतों को दबाती आई है। दोस्तों अगर हम इतिहास में झांके और देखेंगे कि पुरुषवादी सोच ने हमेशा महिलाओं को दबाने की कोशिश की है। इसका सबसे भयानक रूप था सती प्रथा। 19वीं-20वीं सदी के अंत तक जब किसी महिला का पति मर जाता तो उसे जिंदा उसकी चिता में जलने के लिए मजबूर किया जाता। क्योंकि समाज मानता था कि एक औरत की जिंदगी का मकसद सिर्फ उसका पति है, अगर पति नहीं तो उसका जीना बेकार है, जो औरत को उसकी अपनी इच्छा, अपनी पहचान से वंचित करते थे। बंगाल में ये प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी। 1815 से 1828 के बीच अकेले बंगाल में 8000 से ज्यादा सती के मामले दर्ज हुए और कितनी ही औरतों की कहानियां अनसुनी रह गई। लेकिन दोस्तों 1829 में लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन क्या यह आसान था? नहीं, समाज के बड़े तबके ने इसका विरोध किया क्योंकि उनकी सोच थी औरत की आजादी ये तो हमारी इज्जत के खिलाफ है। सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन ये सोच आज भी राधिका जैसे मामलों में दिखती है। सती प्रथा खत्म हुई, लेकिन क्या औरतों की आजादी की जंग खत्म हुई? नहीं। ब्रिटिश काल में हालात थोड़े बदले, लेकिन उसमें बहुत संघर्ष था। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश पीरियड आया तो कुछ बदलाव शुरू हुए। मिशनरियों ने स्कूल खोले और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन सच तो ये है, इतना आसान नहीं था। उस समय समाज में मान्यता थी कि औरत को पढ़ाने से वो बिगड़ जाएगी। फिर भी कुछ लोग थे जो इस सोच से लड़े। इसी दौर में बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की दोबारा शादी और शिक्षा के लिए आवाज उठाई। लेकिन सबसे बड़ा काम किया महामना ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने। दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। माता सावित्रीबाई फुले खुद पढ़ाने जाती थी और लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गंदगी उछालते थे, क्योंकि एक औरत का पढ़ना और पढ़ाना उस समय समाज को बर्दाश्त नहीं था। माता सावित्रीबाई ने न सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया बल्कि दलितों और शोषित वर्गों के लिए भी स्कूल खोले। वो कहती थी शिक्षा वह ताकत है जो इंसान को आजाद करती है। लेकिन दोस्तों सोचो उस समय सावित्रीबाई को कितना कुछ सहना पड़ा होगा। और आज भी राधिका जैसी लड़कियां सिर्फ इसलिए दबाई जाती हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं। महामना ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने जो बीज बोया वो आज भी फल दे रहा है। लेकिन दोस्तों राधिका की कहानी हमें बताती है कि हमारी लड़ाई खत्म अभी नहीं हुई है। सती प्रथा और शिक्षा की लड़ाई हमें दिखाती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ जंग लंबी रही है। लेकिन क्या ये सोच पूरी तरह खत्म हो गई है? तो नहीं। राधिका की हत्या और आज के दौर की ऑनर किलिंग हमें बताती है कि ये सोच आज भी हमारे समाज में जड़ें जमाए बैठी
चुनौती है। दोस्तों, ऑनर किलिंग इज्जत के नाम पर लोग अपने ही बच्चों, भाई बहनों और रिश्तेदारों की जान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी पसंद से प्यार करते हैं और अपनी पसंद से शादी करते हैं। लेकिन क्या प्यार करना गुनाह है? भारत में हर साल अनुमानित 1000 ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं। ये आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट का अनुमान है, लेकिन क्या असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इज्जत इतनी कीमती है कि इसके लिए अपने ही बच्चों की जान ले ली जाए? जयपुर में गोविंद प्रजापति को उनके ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने पायल सैनी से अंतरजातीय शादी की थी। मुजफ्फरनगर के सरस्वती मलियान को उनके पिता और भाई ने गला घोंटकर मार डाला क्योंकि वे अपने पसंद के रिश्ते में थी। ये कहानियां सिर्फ खबरें नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी जाति और धर्म की बेड़ियों में जकड़ी है। ऑनर किलिंग सिर्फ एक अपराध नहीं, यह सत्तात्मक और सामाजिक दबाव का नतीजा है। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली कहानियां जैसे गोविंद और सरस्वती को न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि हमारे समाज की उस गहरी जड़ वाली मानसिकता को उजागर करती है जो इज्जत के नाम पर हिंसा को जायज ठहराती है। यह सिर्फ अपराध की बात नहीं, बल्कि उस नैतिकता की है जो समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा थोपी जाती है। इस मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के विचार हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देते हैं। उन्होंने कानून और नैतिकता पर बोलते हुए बताया कि कैसे ऑनर किलिंग न केवल मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि यह हमारे संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की नींव को भी चुनौती देता है। पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 17 अप्रैल 2022 को बॉम्बे एसोसिएशन के कार्यक्रम में कानून और नैतिकता विषय पर बोलते हुए एक ऐसी सच्चाई को सामने रखा जो भारत के सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख देती है। उन्होंने दुख और गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भारत में हर साल सैकड़ों युवा सिर्फ इसलिए ऑनर किलिंग का शिकार बनते हैं क्योंकि वे किसी से प्यार कर बैठते हैं और अपनी जाति से बाहर शादी करना चाहते हैं या फिर परिवार की मर्जी के खिलाफ जीवन साथी चुनते हैं। यह केवल हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत और संवैधानिक मूल्यों की भी हत्या है। मुख्य न्यायाधीश ने एक ऐतिहासिक घटना का हवाला देते हुए बताया कि 1991 में उत्तर प्रदेश के एक 15 वर्षीय लड़की की उसके ही पिता ने हत्या कर दी थी। जब यह मामला सामने आया तो गांव के लोगों ने इसे अपराध मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह उनके सामाजिक आचार संहिता के अनुरूप था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वही नैतिकता है जिसे कोई तर्कसंगत संवेदनशील समाज अपना सकता है? चंद्रचूड़ ने कहा कि नैतिकता एक स्थायी और सार्वभौमिक विचार नहीं, यह समय, समाज और सत्ता के संदर्भ में बदलती रहती है। अक्सर यह नैतिकता प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा तय की जाती है जो अपने हित में कमजोर वर्गों को दबा कर रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और LGBTQ को कई बार इस मुख्यधारा नैतिकता के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें ना तो अपनी वैकल्पिक संस्कृति विकसित करने का अवसर मिलता है और ना ही उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वे उस आचार संहिता को चुनौती दे सके। दोस्तों, यह व्याख्यान केवल एक न्यायिक टिप्पणी नहीं था, यह एक सामाजिक दस्तावेज है, एक चेतावनी है और एक प्रेरणा है कि हमें संविधान की मूल आत्मा को समझना और उसे जमीन पर उतारना होगा। दोस्तों, राधिका यादव की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस पुरुषवादी सोच की कहानी है जो सती प्रथा से लेकर आज तक की औरतों को दबाती आई है। महामानव ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, लेकिन आज भी हमें लड़ना पड़ रहा है। राधिका के सपने तो अधूरे रह गए, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसकी कहानी बेकार न जाए। हमें अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज में बात फैलानी होगी कि औरतों को उनकी आजादी का हक है, शिक्षा, सपने और अपनी मर्जी से जीने का हक है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि राधिका की हत्या सिर्फ तीनों की वजह से हुई है या इसके पीछे कुछ और गहरा राज रहा है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी कहानियों को और लोगों तक पहुंचा सके। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।